स्वाभिमानी पिता का आखिरी दाव। आज बुखार की हालत में रसोई घर में काम करती हुई अपनी पत्नी सुनैना को देखकर राम बिहारी जी बहुत बेचैन हो रहे थे। कुछ देर पहले ही अपने बेटे द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। सोचने लगे कि जब वो स्वस्थ थे और नौकरी करके तनख्वाह घर में लाते थे तो रोहित बिना किसी झिझक के उनके मांगने से पहले ही उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दिया करता था। इस कारण उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास था। परंतु कुछ दिनों पहले ही जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो उनका अस्पताल में इलाज करवाया गया, जिस पर काफ़ी खर्चा आ गया था। अस्पताल में इलाज करवाने के बाद घर पर रहकर आराम कर रहे थे। आज जब दिल के मरीज राम बिहारी जी ने अपने बेटे को और अपनी पत्नी की दवाइयाँ लाने के लिए कहा तो बेटे ने स्पष्ट सा जवाब दे दिया, पिताजी मेरे पास दवाई लाने के लिए पैसे नहीं हैं। जितने पैसे आपकी पेंशन के आए थे वो सब आपके इलाज में ही खर्च हो गए हैं। 2 दिन बाद आपकी पेंशन आ जाएगी तो मैं दवाइयाँ ला दूँगा। और वैसे भी 2 दिन आप दोनों दवाइयाँ नहीं भी खाएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बाप बेटे में अपनी ये बातें चल रही थी कि उनकी बहू डॉली अपने बेटे के साथ तैयार होकर गेट पर खड़ी हो गई। अब चलिए भी मूवी शुरू हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा, बहू डॉली बोली। तो साथ साथ बेटे ने भी कहा, पापा आज खाना हम बाहर ही खाकर आएंगे। रोहित अपने बेटे के साथ लाड लड़ाते हुए उसे गाड़ी में बैठाने लगा और हंसते बतियाते तीनों लोग वीकेंड एंजॉय करने के लिए निकल पड़े। बेटे की बातों ने राम बिहारी जी और सुनैना जी के दिल को झकझोर कर रख दिया था। कुछ समय तक तो उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। बीमारी की हालत में भी अपने और अपने पति के लिए डिनर बनाती हुई सुनैना जी सोचने लगी कि यही बेटा जब बचपन में बीमार पड़ जाता था और उसकी दवाई ख़त्म हो जाती थी तो कई किलोमीटर पैदल चलकर भी उसके पिताजी उसके लिए दवाई लेकर आते थे। जब बचपन में उसे बुखार चढ़ता तो सारी सारी रात बैठकर मैं उसके माथे पर गिल्ली पटिया रखती थी और जब तक बुखार नहीं उतरती मुझे नींद नहीं आती थी। और आज इसी बेटे को अपना वीकेंड मनाना हमारी दवाइयाँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। सोचते सोचते सुनैना जी डिनर बनाकर कमरे में ले आई। राम बिहारी जी का उदास चेहरा देखकर कहने लगी, अजी आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह मैं बैंक में से कुछ पैसे निकलवा लाऊंगी और आपकी दवाइयाँ ले आऊँगी। अरे नहीं सुनैना, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल मैं ही टहलते हुए चला जाऊंगा और दवाइयाँ ले आऊँगा। राम बिहारी जी और सुनैना जी का एक बेटा और एक बेटी सोनी थी। बेटी का विवाह 2 साल पहले ही कर चुके थे। अभी 1 साल ही तो हुआ था राम बिहारी जी को रिटायर हुए और 1 साल में ही वो अपने बेटे बहू को बोझ लगने लगे थे। अगले दिन शाम को सैर करते हुए राम बिहारी जी दवाइयाँ लेने निकल गए। सोचने लगे कि शादी के 5 सालों में ही हमारा बेटा पराया हो गया। वो अनायास ही अतीत की यादों में खोने लगे। जब बेटा पढ़ लिख कर अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी पर नियुक्त हो गया था तो उस समय वो अपने आप को कितना भाग्यशाली समझते थे। अपने बेटे की शादी के लिए वो कितने उत्साहित रहते थे। उन्होंने कोई मांग नहीं रखी थी कि लड़की चाहे नौकरी वाली हो या घरेलू हो, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। बस लड़की का स्वभाव उन्हें अच्छा चाहिए था ताकि वो परिवार के सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रह सके। बेटे की शादी की जिम्मेदारी राम बिहारी जी ने अपनी पत्नी सुनैना पर ही छोड़ रखी थी और सुनैना जी हमेशा से यही चाहती थी कि रोहित अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करे। माँ द्वारा पूछे जाने पर रोहित ने बता दिया
कि वो एक लड़की को पसंद करता है जो उसके साथ ही उसकी कंपनी में काम करती है। रोहित द्वारा अपनी पसंद बताए जाने पर सुनैना जी और राम बिहारी जी ने भी उनकी शादी के लिए सहमति दे दी। उन्हें डॉली के बात करने का ढंग और परिवार भी बहुत अच्छा लगा। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया था जब डॉली उनके घर दुल्हन बनकर आई। 2 दिन बाद ही रोहित अपनी पत्नी डॉली के साथ घूमने फिरने चला गया था। घूम कर आया तो उनकी बहू डॉली बहुत सारे तोहफे खरीद कर लाई थी, लेकिन अपने ससुराल वालों के लिए नहीं बल्कि अपने मायके वालों के लिए। लेकिन ये बात उन्होंने ये सोच कर टाल दी कि नई नई शादी हुई है तो लड़की का झुकाव अपने मायके के लिए रहता है। उसके 2 दिन बाद ही बेटा बहू ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। सुनैना जी हर रोज़ सुबह सुबह उठकर अपने बेटे और बहू का टिफ़िन बना दिया करती थी और दोनों के लिए नाश्ता भी बनाकर तैयार रखती थी। रोहित और डॉली दोनों एक साथ दफ्तर के लिए निकल जाया करते थे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद सुनैना जी ने महसूस किया कि उनकी बहू डॉली उनके साथ काम करवाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती है। रात को रोहित के साथ ही घर वापस आती थी और उसके बाद कमरे में चली जाती थी। रात के सारे खाने का इंतज़ाम भी सुनैना जी ही करती थी और बहू सिर्फ खाना खाने के लिए ही कमरे से बाहर निकलती थी और खाना खाकर फिर अपने कमरे में चली जाती थी। सुनैना जी और राम बिहारी जी दोनों ने महसूस किया कि उनकी बहू उनके साथ बात करने में भी दिलचस्पी नहीं लेती थी। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद नया माहौल होने के कारण उनकी बहू इस तरह का व्यवहार कर रही है, लेकिन शादी के 1 साल बाद जब उसने बेटे को जन्म दिया तब भी बहू का व्यवहार वैसा ही था। यहाँ तक कि कभी उसकी ननद सोनी भी उसे मिलती थी तो वह उसके साथ भी अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करती थी। सोनी ने भी ये महसूस किया कि उसकी भाभी उसके साथ बात करने में भी दिलचस्पी नहीं रखती। यह बात सुनैना जी और राम बिहारी जी के मन में बहुत खटकती थी। खैर धीरे धीरे समय बीतता गया और राम बिहारी जी की रिटायरमेंट का समय भी आ गया। रिटायरमेंट के बाद राम बिहारी जी और सुनैना जी ने एक पार्क में योगा क्लास अटेंड करना शुरू कर दिया और शाम के समय राम बिहारी जी कोई न कोई किताब पढ़ने बैठ जाया करते थे। वो अपने रिटायर्ड ज़िंदगी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद ही राम बिहारी जी को दिल में दर्द का शिकायत हुई और अचानक ही दिल का दौरा पड़ गया। इलाज करवाने में ही रिटायरमेंट से मिले हुए सारे पैसे ख़त्म हो गए और साथ में ही ख़त्म हो गए उस घर में उनके लिए मान सम्मान और इज्जत भी। याद करते करते अपनी दवाइयाँ लेने जाते हुए राम बिहारी जी की आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे यही इंसान की औकात है, जब पैसा ख़त्म हो जाए तो अपने बच्चे भी भाव नहीं देते। दवाइयाँ लेकर घर वापस आ ही रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक हलवाई की दुकान पर जलेबियाँ तली जा रही थी। सुनैना को जलेबी बहुत पसंद है और कुछ पैसे भी बचे हुए हैं। ये सोचकर राम बिहारी जी ने थोड़ी सी जलेबी भी खरीद ली। शाम को जब बेटा बहू घर आए तो राम बिहारी जी अपनी पत्नी के साथ जलेबियों का आनंद ले रहे थे। ये सब कुछ देखकर बेटा भड़क उठा। आप जानते हैं कि जलेबियाँ आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक तरफ तो दवाइयों पर पैसे खर्च हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं। हद हो गई चटोरेपन की। इतने में राम बिहारी जी ने कहा, बेटा मैं दवाइयाँ लेने गया था और रास्ते में जलेबिया की दुकान पर जलेबियाँ बनती दिखी तो मैं तुम्हारी माँ के लिए थोड़ी सी जलेबी ले आया था। ये सुनकर बहू बोली, लेकिन कल तक तो आपके पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे,
तो आज ये जलेबियाँ कहाँ से आ गई? बहू, मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे, मैं उन्हीं पैसों से ये लेकर आया हूँ। और वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस बात के लिए सफाई देनी चाहिए। पिताजी, ये फालतू के खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दिन भर काम करके पैसा कमा कर लाते हैं और आप यूं ही उड़ा रहे हैं। एक तो आपकी बीमारी के कारण रिटायरमेंट के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और ऊपर से दवाइयों के खर्चे के कारण भी हम दोनों पर आपका बोझ बढ़ गया है। रोहित ने पिता को जली कटी सुनाया तो बहू ने भी ताना देते हुए कहा, पिताजी, आप यहाँ ऐसे फालतू बैठकर अखबार ही तो पढ़ते रहते हैं या फिर किताबें पढ़ लेते हैं। इससे अच्छा आप कोई नौकरी क्यों नहीं शुरू कर देते? कुछ आमदनी भी हो जाएगी। और वैसे भी जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक इस तरह से बेकार नहीं बैठना चाहिए। राम बिहारी जी और सुनैना जी अपने बेटे बहू के बात करने के अंदाज और उनकी बातें सुनकर हैरान ही रह गए। कैसी बातें कर रही हो तुम बहू? हम दोनों क्या तुम लोगों के ऊपर अब बोझ हो गए हैं? सुनैना जी ने कहा। हाँ माँ जी, बोझ नहीं तो क्या हो। कोई भी बेकार और खाली इंसान दूसरे इंसान के ऊपर बोझ ही तो बन जाता है। जब पिताजी बाहर जाकर दवाइयाँ ला सकते हैं तो बाहर जाकर नौकरी क्यों नहीं कर सकते? बहू के मुंह से इतनी अपमानजनक बातें सुनकर राम बिहारी जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा। वो ऐसे चुपचाप खड़ा था जैसे पत्नी की बात में सहमति जता रहा हो। उधर सुनैना जी को ये सोच सोच कर हैरानी हो रही थी कि जिस आदमी ने हमेशा डटकर काम किया था, जिनकी ईमानदारी के चर्चे पूरे शहर में किए जाते थे, जिसने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कहीं भी कोई कमी नहीं रखी, उस आदमी के स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंची होगी। ये सोचकर सुनैना जी ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। उनके भैया भाभी दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे के भाव से ही दिख रहा था कि उन्होंने सारी बातें सुन ली है। जैसे ही सुनैना जी ने अपने भाई की तरफ देखा, वो अपने आंसुओं के सैलाब को रोक ना पाई। वे रात को राम बिहारी जी के घर पर ही रुके। अगले दिन सुबह जब रोहित अपनी पत्नी के साथ नौकरी पर चला गया तो सुनैना जी राम बिहारी जी से कहने लगी कि अब हम इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहेंगे। ये सुनकर सुनैना जी को शांत कराते हुए उनका बड़ा भाई बोला, सुनैना, तुम ये बात कैसे कह सकती हो? ये घर आप दोनों का खरीदा हुआ है और आप दोनों इस घर को छोड़कर क्यों जाएंगे? अगर किसी को जाना ही होगा तो वो आपके बेटा बहू होंगे। उन दोनों की बातों ने राम बिहारी जी और सुनैना जी को बहुत हौसला दिया। लेकिन जब वो चले गए तो घर में शांति सी छा गई। सुनैना जी वैसे ही खाना बनाती रहीं और रोहित और डॉली बेशरम बनकर नाश्ता करते, अपना टिफ़िन ले जाते और रात को खाना बाहर से ही खा कर आते। राम बिहारी जी के दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। वो रोज़ सुबह निकल जाते और शाम को घर वापस लौटते। सुनैना जी जब पूछती तो यही जवाब देते कि वक्त आने पर बताऊंगा। एक दिन राम बिहारी जी ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी और अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। बहुत दिनों बाद घर पर खुशी का माहौल बन गया। घर का माहौल देखकर बेटा बहू हैरान रह गए। सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया जो घर पर ये सब लोग आए हैं। पिताजी, आज कोई पार्टी है क्या जो आपके दोस्त घर पर इकट्ठा हो रहे हैं? रोहित ने पूछा। राम बिहारी जी ने कहा, क्या जल्दी है बेटा? अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, सब्र रख लो, जलेबियाँ खाओ। सब लोग पहुँच गए तो राम बिहारी जी के एक मित्र ने बोला, अब राज खोल भी दो कि तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है। राम बिहारी जी बोले, अरे आज बहुत खुशी का दिन है। तुम यकीन नहीं मानोगे कि इस बूढ़े बेकार और लाचार आदमी को भी नौकरी मिल सकती है। अब मैं बेकार आदमी नहीं हूँ और सबसे बड़ी बात कि अब मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ।
अब मैं अपना और अपनी पत्नी का पूरा खर्चा उठा सकता हूँ और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मुझे बूढ़ा और बेकार कह सके। ये सब कहते हुए राम बिहारी जी ने अपने बेटे और बहू की तरफ देखा और अपने मित्र सतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हुए बोले, आज मेरे मित्र के कारण मुझे नौकरी मिल पाई है। उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में अकाउंटेंट के पद पर नौकरी लगवा दी है, जहां मेरा वेतन भी बहुत अच्छा है और इसी खुशी में मैंने आज सबके लिए पार्टी रखी है। सभी लोग खा पीकर उन्हें बधाइयाँ देने लगे। जब सब लोग चले गए तो राम बिहारी जी ने अपने बेटे और बहू को बुलाया और कहा, बेटा, यदि आज तुम अफसर बनकर खड़े हो तो इसमें मेरा और तुम्हारी माँ का बराबर योगदान है। तुम्हारे माँ ने दिन रात तुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया और तुम एक बात शायद भूल रहे हो कि मेरे रिटायर होने से पहले तक घर पर मेरी तनख्वाह से ही खर्च होता था और तुम अपनी सारी तनख्वाह बचा कर रखते थे। और आज यदि हमारी दवाइयों में कुछ पैसे खर्च करने की बात आई तो तुमने हमें कोरा जवाब दे दिया। तुम्हें शायद हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है। तुम तो जब चाहे घूमने निकल जाते हो और बाहर खाना खाकर आते हो, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे का ही सहारा है। अपने पिता की ये बातें सुनकर रोहित को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और मन ही मन वो बेहद शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन बहू के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी। राम बिहारी जी ने उन्हें आदेश दिया कि बेटा, तुम दोनों 15 दिन के अंदर अंदर अपने लिए नया मकान देख लो, क्योंकि मैं अपने इस घर में अपनी मर्जी के अनुसार रहना चाहता हूँ। मैं ये बात कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे घर में वो लोग रहें जो मुझे बेकार समझते हैं। अब ये बूढ़ा स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है। ये सुनकर रोहित जड़वत रह गया और बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। वे दोनों जानते थे कि मुंबई जैसे शहर में किराए का घर ढूंढने का मतलब है कि आधी तनख्वाह उसी में निकल जाएगी और घर के बाकी के खर्च अलग। रोहित के इशारों ही इशारों में अपनी पत्नी डॉली को माफ़ी मांगने के लिए कहा तो दोनों एकाएक माता पिता के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पर सुनैना जी बोली, रोहित बेटा, हमें तुमसे कोई गिला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी जो कह रहे हैं वह भी गलत नहीं है। तुम्हें 15 दिन के अंदर अपना आशियाना ढूंढना ही होगा ताकि हम अपना जीवन स्वाभिमान के साथ जी सके। तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं चाह कर भी तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकती, लेकिन मुझे अपने पति का स्वाभिमान भी उतना ही प्रिय है। फिर राम बिहारी जी बोले, इसलिए हम दोनों ने ये फैसला लिया है कि जब तक हम जिंदा हैं इस मकान पर हमारा ही हक रहेगा और जब हम में से कोई एक अकेला रह जाएगा तो उसकी सेवा का जिम्मा सिर्फ तुम्हारा होगा। ये मकान तुम्हें मिलेगा या नहीं वो तुम्हारे द्वारा की जाने वाली सेवा पर निर्भर करेगा, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें किराए के मकान में ही रहना होगा। आज रोहित और डॉली को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। आज उन्हें समझ में आ रहा था कि अपने पिताजी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।